हेलो एवरीवन, मैं अर्पणा जैन। स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत साहित्य का एक विशेष टॉपिक जिसको कहा जाता है संधि। ठीक है, पहले तो हम ये देखते हैं कि संधि है क्या। देखिए, आप चाहे 6 क्लास में पढ़ रहे हो, चाहे आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो, चाहे आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, ठीक है, कहीं पर भी आप पढ़ रहे हो, मगर उसके लिए आपको संधि तो आना जरूरी है। ठीक है ना। संस्कृत में संधि का होना, संस्कृत या हिंदी हो, दोनों ही सब्जेक्ट में संधि का एक अपना विशेष महत्व है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि संधि होती क्या है। अगर आपको व्याकरण समझनी है, ग्रामर समझनी है संस्कृत में, तो आपको संधि, समास, विशेषण, विशेष, ये सब चीज़ों का होना आवश्यक है। आज हम पहला टॉपिक कर रहे हैं चालू, जिसका नाम है संधि। शुरू करते हैं। व्याकरण के संदर्भ में संधि शब्द का अर्थ है वर्ण विकार। वर्ण विकार मतलब वर्ण में किसी प्रकार का परिवर्तन आना। परिवर्तन होना मतलब दो शब्द जब जुड़ेंगे तो वो कुछ ना एक नया शब्द बनाएंगे, है ना, उसी को कहते हैं हम संधि। ठीक है, तो इन्होंने क्या कह दिया है कि यह वर्ण विधि है। ठीक है, वर्ण विधि मतलब वर्णों का जो विधि होती है, जब दो परस्पर वर्ण जब मिलेंगे, जब बहुत अधिक निकट आ जाएंगे, उनमें क्या हो जाएगा, किसी विशेष प्रकार का एक परिवर्तन हो जाएगा, वो शब्द कहीं ना कहीं परिवर्तित होगा। ठीक है, तो कह रहे हैं दो पदों या एक ही पद में, चाहे पद दो हो या एक ही हो, तो कह रहे हैं दो पद में या एक ही पद में, क्या कह रहे हैं, एक ही पद में दो वर्णों में परस्पर व्यवधान रहे, सामीप्य अर्थात संहिता में जो वर्ण विकार, विकार मतलब जहाँ पर भी विकार शब्द आता है उसका मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है, तो कह रहे हैं परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। कैसे संधि कह दी इन्होंने, जब दो परस्पर वर्ण, वर्ण कैसे हो सकते, वर्ण तो कोई भी हो सकते हैं, है ना, कोई भी वर्ण हो सकता है, कोई भी पद हो सकता है। तो कह रहे हैं जब उन दो पदों में, वो पद कैसे अभी अलग अलग हैं, मगर जब उन दोनों पदों में व्यवधान रहे, मतलब कोई भी व्यवधान ना हो बीच में, वो दोनों इतने करीब आ जाए कि उनके बीच में कोई कुछ बचे ना, एक हो जाए वो दोनों मिलके, तो कह रहा है उनका इतना सामीप्य हो जाए, सामीप्य मतलब इतने समीप आ जाए, अर्थात संहिता में जो वर्ण विकार होता है उसके बाद उसमें जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, मान लो जैसे एक शब्द इन्होंने दिया है विद्या प्लस आलय। ठीक है, जब हमने इन दोनों में संधि कर दी तो एक शब्द बन गया विद्यालय। अब इस विद्यालय में ये बताओ कि यहाँ पर कहाँ पर कोई किसी प्रकार की दूरी दिख रही है आपको, कि ये लग रहा है कि ये शब्द दो अलग अलग है, नहीं है ना, एक शब्द बन गया विद्यालय। ठीक है, यहाँ पर एक ही शब्द बन गया विद्यालय, इनमें कोई वो तो है नहीं ना। तो इन्होंने क्या किया, इसमें इतनी समीपता, अत्यधिक समीपता हो गई इसमें, अब इसमें कोई व्यवधान नहीं रहा इस शब्द को अपन को पढ़ने में। ठीक है, तो इसी को संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने कहा है कि यहाँ पर विद्य प्लस आ, अब ये जो देखिए, इसको हम आपको कॉपी पे पेज पे बताते हैं। देखो यहाँ पर ये विद्यालय दिया हुआ है, अब ये विद्या में क्या है, ये जो द्या बना है, ये द्या क्या से बनता है, आदि या से और या से, आधा दा और या होना चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा, इस बड़े विद्या का ये बड़ा आ और इसका बड़ा आ, दोनों को जब हमने मिला दिया तो एक आ बन गया विद्या, ये आ बन गया पूरा। ठीक है, अब विद्या शब्द जो बना है वो आदि दा और या से बना है ये वाला, मगर इसमें आ की मात्रा लगी है, तब जाके ये दोनों स्वर, दोनों क्या हुए, ये व्यंजन पूर्ण हो गए। ठीक है ना, तो अब इन्होंने क्या कहा है, इसी को आपको बताना है कि कैसे होता है। तो आधा वा ये वी लिख दिया, आधा दा और या लिख दिया, फिर इसमें आ की मात्रा लिखी थी और ये आ गया। अब ये जब दोनों पास आए तो शब्द बन गया विद्यालय। ठीक है, अब अगर विद्यालय को, तुम विद्यालय को अलग अलग भी बार बार बोल के देखो तो भी वो शब्द दिखने लगेगा, बाद में विद्यालय हो जाएगा। जैसे विद्यालय 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 विद्यालय, शब्द क्या निकल आया अब बाद में, विद्यालय। अब वो इतने समीप हो गए हैं, इतनी समीपता उन्होंने हो गई है कि अब आप उसको चाहो भी तो अलग अलग आप बोल नहीं पाओगे, आपको बोलना पड़ेगा पूरा एक ही शब्द विद्यालय। ये जो होती है ये संधि होती है। जैसे इन्होंने एक और उदाहरण दिया है, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय, है ना। अब इसमें ये जो का बना है ये भी हमको पता है कि आधा का और आ मिल के बना है पूरा का। ठीक है, तो इसका आ और इसका आ मिल के बन गया पुस्तकालय, बड़ा आ बन गया ये वाला। ठीक है ना, चाहे आ छोटा हो चाहे बड़ा हो, बनेगा क्या, मगर बड़ा आ ही बनेगा। ठीक है, ये हम आपको इसमें बता रहे थे। अब देखना ये है, कह रहे हैं कि सत्यन समीपता के कारण दो दीर्घ वर्णों के स्थान पर एक आ। अब ये दो दीर्घ थे, अभी यहाँ पर ये इसका एक बड़ा आ और इसका एक बड़ा आ, दीर्घ मतलब बड़े आ थे, और इन्होंने जब इनको दोनों को हमने इतना अत्यंत समीप कर दिया जिसके कारण ये दो दीर्घ वर्ण क्या हो गए, एक बन गए, एक बड़ा आ बन गया। ठीक है, और
दीर्घ संधि, दीर्घ एक आदेश हो गया। अब इसका एक आदेश मतलब इसमें क्या हो गया, एक आदेश का मतलब होता है कि इसको बना दिया गया, बड़ा आ माना जाएगा ये, ठीक है। इस प्रकार से ये संधि इसमें हो गई, ठीक है। इसी को हम कहते हैं संधि। जब दो पदों के या दो वर्णों के बीच इतनी समीपता हो जाए कि इन्होंने किसी प्रकार का कोई अंतर ना रहे, तब वो कहलाता, और उसमें जो परिवर्तन होगा, जो विकार उत्पन्न होता, उसी को हम संधि कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हमको पढ़ना है कि संधि होती कितनी प्रकार की है। तो इन्होंने यहाँ पर बताया है कि संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अभी हम पढ़ेंगे सिर्फ स्वर संधि, क्योंकि स्वर संधि के बहुत सारे भेद होते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको बस ये 3 देनी तो आपको सिर्फ ये 3 बस समझना है, इसके भी बहुत सारे भेद होते हैं। तो पहला हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि। अब स्वर संधि को कह रहे हैं अच संधि भी कहते हैं। अब ये अच का मीनिंग क्या है, क्या होता है अच? देखो, जिन्होंने ये संस्कृत के जो सबसे पहले वैयाकरण जो थे वो कौन थे? पाणिनि, है ना, महर्षि पाणिनि। ये सबसे बड़े वैयाकरण माने जाते हैं संस्कृत के। वैयाकरण मतलब जिन्होंने ग्रामर को पढ़ा और पढ़ाया, ठीक है, और जिन्होंने सबसे पहले संस्कृत का उपयोग किया। इतनी बड़े बड़े जो ग्रंथ लिखे गए पहले, वो किसने लिखे थे? महर्षि पाणिनि ने, है ना। तो सबसे बड़े वैयाकरण जो माने जाते हैं, व्याकरण मतलब जिन्होंने व्याकरण को समझा और समझाया, तो वो कौन से माने जाते हैं? महर्षि पाणिनि। तो इन्हों के द्वारा 14 सूत्र, अब 14 इसमें क्या होते हैं? माहेश्वर सूत्र दिए गए हैं 14, ठीक है। अभी उतना डीप हम आपको नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको सिर्फ अभी संधि बस समझना है। तो आप अच्छा इतना समझ लो कि अच का मीनिंग होता है आ से लेके 13 जो स्वर बताए गए हैं, ठीक है। जैसा कि इसका नाम है स्वर संधि, मतलब इसमें स्वरों के बीच में संधि होगी, बस इतना समझ लो आप। इसमें अभी कोई व्यंजन नहीं आएगा, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं अच। मतलब जितनी भी 13 स्वर हैं उनको बोला जाता है अच, और इनके बीच ही अभी हम संधि करना सीखेंगे। पहले हम स्वर के बीच में, स्वर मतलब जिनसे मात्राएं बनती हैं। संस्कृत में कितने स्वर होते हैं? कोई कहीं पूछ ले तो कभी पूछ ही ले तो क्या होते हैं, कितने स्वर होते हैं? 13 स्वर होते हैं। कौन कौन से स्वर होते हैं देख लो जरा, हम बता दे रहे हैं आपको 13 स्वर कौन कौन से हैं। आ ई उ री लिरी ए ओ औ। ये सब क्या है? 13 स्वर दिए गए हैं। इन स्वरों के अभी हमें सिर्फ इन स्वरों में संधि करनी सीखनी है, ठीक है। इसके बाद आते हैं व्यंजन। स्वर और व्यंजन तो हम तो हिंदी में भी पढ़ते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, है ना। वोवल, स्वर, कंसोनेंट, ये सब आपको यहाँ पर भी पढ़ना है, ठीक है। तो आपको ये पता करना है अभी कि स्वर संधि में स्वरों के बीच में जो संधि होनी है वो स्वर कितने होते हैं, तो वो स्वर 13 होते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं पहला, इसीलिए इसको अच संधि भी कहा जाता है। अच मतलब यहाँ पर अभी सिर्फ स्वरों के बीच में ही संधि होनी है, ठीक है। चलो, तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि अच संधि होती क्या है, मतलब स्वर संधि होती क्या है। तो कह रहे हैं दो स्वर वर्णों की अत्यंत समीपता के कारण यथा प्राप्त वर्ण विकार को स्वर संधि कहते हैं। वही हमने आपको फिर बताया, है ना। क्या हो जाती है इनमें भी? अत्यंत समीपता हो जाती है, मतलब ये इतने अधिक समीप आ जाती है कि इनमें अंतर करना मुश्किल हो जाता है, तो इसी को संधि कहते हैं, ठीक है। वर्ण विकार मतलब इसमें जो परिवर्तन होगा उसको स्वर संधि कहते हैं। इसके भी निम्नलिखित भेद हैं, ठीक है। हमने आपको बताया ना कि सिर्फ 3 संधि नहीं है, इस संधि के भी और भी भेद बताए गए हैं, ठीक है। तो ये स्वर संधि के कितने भेद हैं ये हम आपको नीचे बता रहे हैं। पहला इन्होंने दिया है दीर्घ संधि। अब जब संस्कृत में आप कोई संधि करोगे तो संस्कृत क्या है? एक सूत्रों की लैंग्वेज है। इसमें हर चीज़ के लिए एक सूत्र दिए जाते हैं, मतलब छोटे छोटे सूत्रों से ये सब कुछ समझा देते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी संधियाँ आएंगी उनमें सब में अपना अपना एक सूत्र होता है, ठीक है। तो इसका पहला सूत्र क्या दिया है? अकः सवर्णे दीर्घे। अकः सवर्णे दीर्घे मतलब जितने भी आ से लेके जितने भी स्वर दिए गए हैं उनके एक समान होने पर संधि क्या हो जाती है? दीर्घ संधि बन जाती है। अब देखो कैसे कह रहे हैं, कैसे बनेगी दीर्घ संधि। कह रहे हैं यदि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा, यदि छोटा या बड़ा आ ई उ तथा री, क्या कह रहे हैं? देखो संधि क्या होती है? दो पदों में होती है, एक इस साइड वाला एक इस साइड वाला। तो अभी इस साइड की बात कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? यदि ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ तथा री स्वरों के पश्चात, मतलब इस वाले पद के पश्चात, इस साइड प्लस के बाद, तो ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ तथा री स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः, तो फिर ये दोनों मिलकर क्रमशः बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ तथा री, बड़ा री हो जाते हैं। क्या समझ में आया? इसमें क्या कह रहे हैं कि
जब संधि क्या होती है, दो पदों में होती है, जैसे एक पुस्तक और ये आला है, ये संधि होना है इसमें, तो एक पद ये हो गया, एक ये हो गया। तो कह रहा है अगर इधर छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, है ना, और फिर अगर इधर क्या हो जाए, यहाँ पे भी छोटा आ हो बड़ा आ हो, मगर दोनों मिलकर बनाएंगे क्या, बड़ा आ ही बनाएंगे। ये इनका कहना है। ई छोटी हो या बड़ी हो बनाएंगे बड़ी ई ही, छोटा ऊ हो चाहे छोटा बड़ा ऊ हो बनाएंगे बड़ा ऊ, या फिर री हो या री हुई आए तो भी बनाएंगे बड़ा री, री वाला ये वाला री आ जाए चाहे ये वाला री आ जाए, मगर बनाएंगे क्या, बड़ा री ही बनाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया है। अब देखो देखना कैसे है। पहला इन्होंने दिया है एक करके पुस्तक आलय, शब्द क्या दिया है, पुस्तक प्लस आलय। अब इसमें इन्होंने दीर्घ संधि करी है, तो इन्होंने कहा क्या है कि छोटा आओ चाहे इस साइड हो चाहे बड़ा आ इस साइड हो, चाहे छोटा सा प्लस इसके पहले हो चाहे इसके बाद हो, बनेगा क्या, बड़ा आ ही बनेगा। जैसे पुस्तक प्लस आलय, तो हमको पता है कि जो का दिखा है, हमको यहाँ से कोई नहीं कुछ नहीं लेना, यहाँ से हमें संधि सिर्फ यहाँ करनी है। ठीक है, प्लस के बस आजू बाजू बस में संधि होती है, आगे पीछे की सब योग्यता लिखी जाती है। तो ये जो का बना है, का कैसे बना है, आदि का और आ से मिलके बना। कोई भी व्यंजन बिना स्वर के पूरा होता ही नहीं है ना, ये तो हमको मालूम है। तो क्या करेंगे हम, इस वाले आ को इस वाले आ से मिला देंगे। ठीक है, जब ये दोनों आ मिल जाएंगे तो क्या बना देंगे, एक बड़ा आ बना दिया इन्होंने। मतलब का में हमने ये वाला आ मिला दिया पूरे का में, तो ये क्या बन गया, पुस्तकालय, पूरा एक शब्द बन गया। समझ में आया कैसे बन गया, है ना, सरल है। अब देखो नेक्स्ट एक और इन्होंने करके बताया है, जैसे देव प्लस आशीष, इसको भी इन्होंने क्या कहा, इस बा को अगर हम तोड़ दें तो आधा बा और आ बन जाता है। ठीक है, तो इस आ को इस आ से मिला देंगे अगर हम, तो क्या बन जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा। मतलब बा में आ की मात्रा लगा देंगे तो बन जाएगा देवाशीष। ये तो ये कह रहे हैं, ये हम भी कह रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि देवाशीष कैसे बन गया। अब फिर कह रहे हैं ये, और अभी तो ये आ के उदाहरण आपको बता रहे हैं। ठीक है, आगे और भी इन्होंने ई भी कहा है, ऊ भी कहा है, री भी कहा है, वो भी बताएंगे। कह रहे हैं दैत्य प्लस अरी, अब यहाँ पे छोटा और यहाँ पे छोटा, जब दोनों छोटे आ को मिलाया तो बड़ा आ बन गया, तो बन गया दैत्यारी। ठीक है ना, वैसे ही चा प्लस अपी, जब हमने इस वाले चा और इस वाले चा को बनाया तो बड़ा आ बन गया, तो बन गया चापी। ऐसे करते हैं ना अपन, जब हम आपको चैप्टर पढ़ाते हैं, जब बीच में कोई संधि आती है तो हम आपको तोड़ के बताते हैं, है ना। फिर कह रहे हैं विद्या प्लस अर्थी, बड़ा आ मिले या छोटा आ मिले बनेगा बड़ा आ ही, तो विद्यार्थी। ठीक, अब यहाँ तक तो आपने उन्होंने आपको आ के उदाहरण बता दिए। अब उन्होंने ई का भी तो बोला है, तो क्या करेंगे, गिरी प्लस इंद्र। अब गिरी प्लस इंद्र में भी देख लो कौन सा स्वर लगा है, जो छोटी ई की मात्रा लगी है, ये जो छोटी ई की मात्रा लगी है ये क्या लगी है, ये स्वर लगा है रा में, है ना, रा में एक स्वर लगा है ई, तब तो वो री बना, तो छोटा ई लगा है, तो इन दोनों छोटे ई को जब हमने मिला दिया, मगर बनेगा क्या, बड़ा ही बनेगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो बनेगा बड़ा ही। तो क्या बन गया, वीरेंद्र बन गया, है ना। ये हमें समझ में आया ना कि रा मतलब आ और ई मिलाया तो छोटा ई बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए हैं। पहला दिया है कपि प्लस ईशा, अब इसका ई और इसका बड़ा ई, इसका छोटा और इसका बड़ा, तो दोनों मिलाए तो क्या बन गया, बड़ा ई बन गया, तो बन गया शब्द कपीशा। ठीक है, ऐसे समझ में तो आ रहा है ना, इजी, इसीलिए इजी वे में कहीं और ले नहीं जा रहे हम आपको, सिर्फ यही पढ़ा रहे हैं। फिर कह रहे हैं मही प्लस ईशा, अब ये दोनों बड़े हैं मगर बनेगा क्या, बड़ा ई बनेगा, तो बन गया मनीषा, महिषा। नदी प्लस ईशा, नदीशा। लक्ष्मी प्लस ईश्वरा, दोनों बड़े ई हैं फिर भी बड़ा ई बनेगा, लक्ष्मीश्वरा। अब ये तो ई की बात हो गई। अब इन्होंने आपको क्या कहा था कि ऊ और ऊ मिलके भी बड़ा ऊ बनाते हैं। ठीक है, तो सु प्लस उक्ति, बड़ा बन जाएगा सूक्ति, बन जाएगा ना, इन दोनों छोटे ऊ को मिलाएंगे तो बड़ा ऊ बन जाएगा। फिर भानु प्लस उदय, भानु भी छोटा है, उसमें भी छोटा ऊ लगा और इसमें भी छोटा ऊ लगा, मगर दोनों को मिला दिया तो बड़ा ऊ। अब ये नहीं कि दोनों छोटे छोटे आएंगे तो बड़ा बनेगा, यहाँ बड़ा यहाँ छोटा भी हो सकता है, यहाँ छोटा यहाँ बड़ा भी हो सकता है, दोनों में एक ही बनेगा। और उन्होंने एक शब्द कहा था री, तो पितृ प्लस ऋणम, इन दोनों हम ये रा है, ये भी रा कहा जाता है, इसी को रा बोलते हैं ना, जो नीचे मात्रा लगती। तो इस रा को हमने जो मिलाया तो बड़ा रा बन गया, तो पितृणम बन गया। ठीक है, इतना समझ में आया कि दीर्घ संधि क्या होती है। दीर्घ संधि मतलब हो गया कि आप दोनों स्वर को जब मिलाओगे, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, चाहे दोनों छोटे हों चाहे दोनों बड़े हों, मगर वो बनेगा बड़ा ही, दीर्घ ही बन जाएगा उसका, इसी को दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक है, हो गया। हम आपको हर चीज़ अभी सिर्फ आपको संधि बता रहे हैं, वो बहुत ईजी वे में। ठीक है,
इसके डीप में जाएंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए भी उसको नहीं बता रहे हैं। आप सिर्फ संधि समझो, वो भी बहुत ज़्यादा ईजी वे में। ठीक है, यहाँ पर हमने ये समझ लिया, दीर्घ संधि समझ में आ गई। अब उसी का भी भेद है स्वर संधि का, गुण संधि। ठीक है, गुण संधि का स्वर होता है आधगुणा। ठीक है, अभी हमको पढ़ना है गुण संधि का सूत्र होता है आधगुणा। अब ये गुण संधि क्या होती है पहले ये बताओ, तो चलो देख लेते हैं पहले हम। अच्छा, इसकी एक हम आपको ट्रिक बताए दे रहे हैं। ठीक है, इसकी एक ट्रिक बता दे रहा है कि गुण संधि में क्या होता है। गुण संधि में एक ही मात्रा लगती है, एक मात्रा लगती है, चाहे वो एक ही मात्रा में आपको एक मात्रा लगेगी कौन सी, चाहे वो एक ही मात्रा हो जाए और चाहे वो एक ओ की मात्रा हो जाए। मतलब ऊपर जो एक मात्रा आती है वो कहाँ पे लगती है, गुण संधि में लगती है ना, वहाँ पर गुण संधि होती है। ये गुण संधि की ट्रिक होती है। ठीक है, जहाँ पर भी एक मात्रा लिखेगी वहाँ पर गुण संधि होगी, क्योंकि गुण संधियों के नाम भी पूछे जाते हैं तो उसमें अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि जहाँ पर भी एक मात्रा लगी हो, चाहे वो एक ही हो चाहे वो ओ की हो, आएगा क्या वहाँ पर, गुण संधि आएगा। अभी आप उदाहरण में देखोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। चलो पहले हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, कह रहे हैं यदि आ या आ के बाद आए के बाद ई या बड़ी ई आए। अब देखो देना, छोटे दोनों आ है, बड़ा आ भी है, छोटा भी है, दोनों है। उसके बाद अगर ई या बड़ा ई आए तो दोनों के स्थान पर ए का आदेश हो जाता है। अब देखो क्या कह रहे हैं, हमने आपको बहुत बार बताया, जब भी हम आपको संधि पढ़ाए हैं, जब भी हमने आपको संधि विच्छेद चैप्टर में करवाया है, हमने आपको ये चीज़ें बताई हैं कि ए कैसे बनता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है कि छोटा आ हो या बड़ा आ हो, दोनों हो सकती है, और यहाँ पर ई हो चाहे बड़ा ई हो, दोनों हो सकती है। इन जहाँ पर भी आ और ई आता वहाँ पर ए बनता है, ये हम आपको हमेशा बताते हैं। ठीक है, कि ए की मात्रा कैसे बनती है, जहाँ पर आ और ई मिला के ए बनाते हैं, आ और ई। ठीक है, इनको मिलके ए बनता है, तो एक मात्रा आ रही है गुण संधि में। ठीक है, ये गुण संधि की ट्रिक है। चलो अब देखो कैसे बनेगा आ और ई, ये भी देख लो, उसके आगे देखो। इसी तरह यदि आ या आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आए तो दोनों के स्थान पर ओ एक आदेश हो जाता है। क्या कह रहे हैं, अब चाहे आ के साथ ऊ आ जाए या आ के साथ ऊ आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए, मगर दोनों के स्थान पर बनेगा क्या, ओ बनेगा, है ना। यहाँ पर भी देखो एक मात्रा, ये हमने आपको बताई थी कि एक मात्रा यहाँ आ रही, एक मात्रा यहाँ आ रही, दोनों में एक एक मात्रा आ रही, मतलब ये गुण संधि है। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि चाहे आ के प्लस आ के साथ ऊ आ जाए, चाहे बड़े आ के साथ बड़ा ऊ आ जाए, बनेगा ओ। ये हम आपको बता चुके हैं। ठीक है ना, हम आपको बता चुके कि आ और ई मिल के ए बनता है, आ और ऊ मिल के ओ बनता है। अब वो बड़ा और बड़ा दोनों छोटे हो, दोनों हो सकते हैं। इसी तरह आया के बाद यदि री आए तो दोनों के स्थान पर अर एक आदेश हो जाती है। ठीक है, अगर इसके बाद और भी वो कह रहे हैं कि अगर इसके बाद री आ जाए, आ और आ के बाद री आ जाए तो अर एक आदेश हो जाता है। इस अर का मतलब है कि ऊपर रेफ लग जाएगी, ये जो री है ये ऊपर या नीचे रेफ लगा देता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये कैसे होता है। न समझ में आ गया ना कि हमने क्या बताया है, क्या बताया है कि आ और आ के बाद ई और ई आए तो ए एक आदेश हो जाता है। अब कैसे आए ये भी देख लो जरा। अब देखो, पहला इन्होंने दिया है उपेंद्र, तो हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ लिख लेते हैं उपेंद्र, उप प्लस इंद्र। ठीक है, शब्द क्या बना है, उप प्लस इंद्र। अब इस पा में क्या जुड़ा है, आ है ना, आधा पा और आ मिलके तो वो पूरा बन गया। तो इस आ और इस ई को अगर हमने जोड़ दिया तो बन गया ए की मात्रा। बिल्कुल ईजी, सबसे ईजी यही है। ठीक है, हमको क्या करना है, इस ई को ले जाके इस पे जोड़ देना है। तो हमने इस ई को ले जाके इस पे जोड़ दिया तो उपेंद्र शब्द बन गया। ठीक, इसी तरह देवेंद्र भी बनता है, देव प्लस इंद्र। इस बा में आधा आ निकाल लो और इसका ई निकाल लो, तो दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो एक ही मात्रा लग जाएगी, दापे तो है ही, बापे भी बन जाएगी, तो शब्द बन जाएगा देवेंद्र। ठीक, समझ में आया कि एक ही मात्रा कैसे बना रहे हैं वो, ऐसे आपको भी करना होगा। देखो, गण प्लस ईशा। अब इन्होंने ये कहा था कि दोनों ई आ सकते हैं, चाहे छोटा चाहे बड़ा, तो यहाँ पे इन्होंने छोटा दिया, यहाँ पे बड़ा दे दिया, मगर बनेगा एक ही मात्रा ही, तो बनेगा गणेश ही शब्द। ठीक है, जैसे महा प्लस ईशा शब्द मगर महेश ही बनेगा, चाहे भले यहाँ पे बड़ा आ हो, यहाँ पे बड़ी आ हो, बड़ी ई हो, बनेगा वही। ठीक, नर ईशा नरेशा, सुर ईसा सुरेशा। सब में देख लो अलग अलग दिया है, यहाँ पर बड़ा आ लगा, यहाँ छोटा आ लगा है, यहाँ पे बड़ी ई लगा दी, यहाँ पे छोटी ई लगा दी, कुछ भी हो चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, बनेगा ए, है ना। इनको गुण वर्ण कहते हैं, किसको, आ ए और ओ को गुण वर्ण कहा जाता है।
समझ में आ गया गुण संधि? बिल्कुल आपने आपको इजी वे में बताई है, यहाँ पर आप कहीं नहीं भूल पाएंगे। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि यण संधि में एक मात्रा आती है, चाहे वो ओ की आ जाए और चाहे वो ए की आ जाए। ठीक है, अब देखो कुछ और उदाहरण इन्होंने दिए हैं। लता प्लस इव लतेव, है ना, लता प्लस इव लतेव हो गया। गंगा प्लस इति, दोनों आ की मात्रा है, ई की मात्रा है, गंगेति बनेगा ए। अब यहाँ पे आपको ये देखना है पूरे में कि आ प्लस ऊ मिलके ओ बनाते हैं, तो आ प्लस ऊ चाहे बड़ा हो चाहे छोटा बनेगा ओ। जैसे इन्होंने दिया है पहला भाग्य प्लस उदय। अब देखो इसका आ और इसका ऊ मिलके ओ की मात्रा बना रहा है, तो हमें इस ओ पे इस ऊ को हमने यहाँ पे कर दिया तो ओ की मात्रा बन जाएगी, शब्द बन जाएगा भाग्योदय। ऐसे ही सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। फिर नर प्लस उत्तम नरोत्तम। हित उपदेश हितोपदेश। महोत्सव महाधन उत्सव महोत्सव। फिर गंगा उदकम गंगोदकम। फिर यथा उचितम यथोचितम। गंगाधन उर्मी। अब यहाँ पे बड़ा आ गया, यहाँ पे भी बड़ा आ गया, तो भी क्या कर, हमको क्या करना, हमको तो सिर्फ ओ बनाना है, तो हमने ओ बना दिया। ठीक है, महाधन उरुह महोरहु महोरुह। नवधन उड़ा नवोड़ा। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे छोटा आ रहा तो यहाँ पे बड़ा आ रहा तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ ओ बना देंगे। ठीक है, ये तो हो गया ओ। अब यहाँ पर इन्होंने दे दिया है, हमने एक और चीज़ यहाँ पे पढ़ी है कि आ प्लस और री मिलके अर बनाते हैं, ये भी हमने पढ़ा है ना। तो यहाँ देखो कैसे बना रहा है, देव प्लस ऋषि, यहाँ का आ और यहाँ का री दोनों मिला के क्या बना रहा है, अर बना रहा है, तो देवर्षि। ये जो री है यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये रेफ बन जाएगी, शब्द बन जाएगा देवर्षि। ऋषि धन ग्रीष्म धन ऋतु ग्रीष्म ऋतु। वर्षा धन ऋतु वर्षा ऋतु। इसका बड़े, अब ये नहीं सोचना कि इसमें बड़े आ की मात्रा, तो यहाँ पे आ की मात्रा, बड़ा आ और ये मिलके ही तो बना रहे हैं अर। ठीक है, तो ये बन जाएगा वर्षा ऋतु। इस प्रकार ये आपकी गुण संधि हो जाएगी। गुण संधि में सबसे अच्छा नियम हमने आपको बताया कि आपको ये याद रखना है कि इसमें क्या होता है, ए की मात्रा लगती है, चाहे वो ए की मात्रा एक लगे या ओ की मात्रा लगे, एक मात्रा आएगी ऊपर। ठीक है, ये होती है गुण संधि। ठीक, तो हमने यहाँ पर दो संधियाँ पढ़ ली, एक दीर्घ संधि पढ़ ली, दीर्घ मतलब बड़ा बन गया, एक हमने गुण संधि पढ़ ली, गुण संधि मतलब उसमें एक मात्रा आ गई। अब हमको पढ़ना है इसमें वृद्धि संधि, जिसका सूत्र होता है वृद्धि रेचि। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि का मीनिंग क्या होता है पहले तो ये बताओ। वृद्धि का मीनिंग होता है किसी चीज में बढ़ोतरी हो जाना, किसी चीज का बढ़ जाना, है ना, उसको हम वृद्धि संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम गुण संधि में पढ़ रहे थे, ये गुण वृद्धि संधि साथ में इसीलिए आती है कि अभी हम पढ़ रहे थे गुण संधि, गुण संधि में हम एक मात्रा लगा रहे थे। ठीक, अब वृद्धि संधि का नाम ही वृद्धि है, तो हम वृद्धि संधि मतलब इसमें हम मात्राओं को बढ़ा देंगे तो इसमें वृद्धि हो जाएगी, मतलब मात्राएं दो हो जाएंगी। दो से तीन मात्रा, तीन तो लगती नहीं है, कहीं दो ही लगती हैं, तो मतलब एक से मात्रा जब दो हो गई तब हमने उसको बोला कि ये वृद्धि संधि हो गई। ठीक है, मतलब मात्राओं का बढ़ जाना ही इसमें क्या होता है, वृद्धि संधि, ये नाम दिया गया है। ये ट्रिक बता रहे हैं हम आपको बहुत इजी वे में, है ना, जिससे आप सरल समझ सको जल्दी जल्दी। चलो पढ़ो क्या कह रहे हैं। इसका सूत्र दिया है वृद्धि रेचि। यदि आ या बड़े आ के बाद ए और बड़ा ए आए तो दोनों के स्थान पर ए एक आदेश हो जाता है। अब ए मतलब, इस ए का मतलब देखो, इस ए का मतलब तो होता है एक मात्रा, इस ए का मतलब होता है कि एक मात्रा लगेगी। ठीक है, मगर हम अगर ये कहें कि ये बड़ा ए, तो इसका मतलब क्या है, एक इसकी मात्रा और एक इसकी मतलब यहाँ पे दो आई मात्रा लग जाएगी, दो मात्रा लग जाएगी। जहाँ पर भी ए पे आपको एक और मात्रा देखे तो समझना कि वहाँ पर दो मात्रा लगी हुई है, अकेला ये देखे तो एक मात्रा, ये आपको वृद्धि संधि में पढ़ना है। ठीक है, इस तरह तो क्या कह रहे हैं, कैसे एक आदेश हो जाएगा, अब इसका कैसे बन जाएगा ए, तो कह रहे हैं जहाँ पर भी क्या आ जाए, आ के बाद और बड़े आ के बाद, मतलब देखो कहाँ पे आ जाएगी ये वृद्धि संधि, देखो ये बताइए। कह रहे हैं वृद्धि संधि में क्या होता है, एक ये आ है और एक ये ए है। ठीक है ना, यहाँ पे अगर ये दोनों चीज़ आ जाए, ये वाला ए आ जाए या छोटा ए भी आ जाए, दोनों ए आ सकते, देखो बड़ा भी दिया है इन्होंने और छोटा भी दिया है। ठीक है, ए भी दिया और ए भी दिया, तो कह रहे चाहे ये आ जाए चाहे ए आ जाए, संधि क्या हो जाएगी, वृद्धि कहाँ पर हो जाएगी, मात्रा में वृद्धि हो जाएगी, है ना। आ के बाद ए आ जाए या आ के बाद ए आ जाए तो वृद्धि इसमें हो जाएगी।
ठीक है, ये हमने अभी यहाँ तक देखा। फिर कह रहे हैं इसी तरह यदि आ और आ के बाद ओ और औ आए तो दोनों के स्थान पर औ एक आदेश हो जाता है। अब ये भी कह रहे हैं कि अगर इन दोनों के बाद ओ आ जाए, अभी तो ये एक ही बात थी, अगर ओ भी आ जाए और औ भी आ जाए तो भी औ की मात्रा बन जाएगी। दो मात्राएं तो हमको बनानी ही है ना, एक तो ये बनानी है, एक तो ए बनानी है और एक हमको ये बनानी है। आई और औ दोनों में वृद्धि हुई, दोनों बड़ी ही मात्राएं हैं, वृद्धि है ना इनमें, दोनों दो दो है क्योंकि। ठीक है, तो ये हमको तो कह रहे हैं आ और ए मिलके औ की मात्रा बन जाती है। ठीक है, आई की मात्रा बनती है, आ और ए मिलके आई की मात्रा बनती है, आ और ओ मिलके औ की मात्रा बनती है। ठीक है ना, इसको कह रहे हैं चाहे छोटा आ हो, चाहे बड़ा आ हो, चाहे छोटा ए हो, चाहे बड़ा आई हो, तो इन दोनों को मिला के आई की मात्रा बनेगी। अब कैसे बनेगी ये हम देख लेते हैं। कह रहे हैं आ प्लस आ, छोटा आ या बड़ा आ, और प्लस ए और बड़ा आई, दोनों मिला के आई की मात्रा बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखो जरा। मम प्लस एव, मम में क्या है, आ है ना, हमको ये समझना है पहले कि कोई भी व्यंजन जो होगा, ये व्यंजन है, व्यंजन पूरा बना है तो इसमें आ जुड़ा है, तो आधा माँ और आ, ये आ और ए मिलके क्या बना रहे हैं, आई की मात्रा बना रहे हैं। तो ठीक है, हमको करना क्या था, मम माँ का ज्यों कहते हैं, ये सब ज्यों कहते हैं, हमें इन दोनों में संधि करनी थी, हमने माँ में आई की मात्रा लगा दी तो वहाँ पर हो गया मम्मी। ठीक है, इस तरह से ये संधि हो गई। जैसे एक प्लस एकम, एक कई कम, है ना, इसका आ और इसका ए मिला तो आई की मात्रा बन गई। ठीक है, तब एव, इसका ए समझ लो यहाँ पर ए है तो यहाँ पर आई की मात्रा हो जाएगी, ये निश्चित है, तदैव हो जाएगा। आ ए और औ। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि अद्य प्लस एव, अद्यव हम पढ़ते आते हैं, हमेशा हम पढ़ते भी हैं। लथा प्लस एव, लतेव। तथा प्लस एव, तथेव। सदा प्लस एव, सदैव। देव प्लस ऐश्वर्यम। अभी यहाँ पर एक छोटा ए लग रहा था, अब आई लगने लगा, है ना, क्योंकि उन्होंने कहा है छोटा और बड़ा दोनों हो सकते हैं। तो आ प्लस आई इज इक्वल टू आई, देवेश्वरम। आत्म ऐक्यम, आत्मैक्यम शब्द बन गया, ये हमको सीखना है। ठीक है, फिर अब यहाँ पे आ का बता दिया, अब ओ का भी तो बताना है, उनने ओ भी तो कहा कि औ भी तो बनता है। औ कैसे बनता है देखते हैं हम, औ कैसे बनता है। जल प्लस ओघा, अब ओ है यहाँ पे आ है, आ और ओ मिलके औ बना रहे हैं, जल होगा, मतलब वृद्धि कर रहा है, इसमें वृद्धि कर रहा है, मात्रा में वृद्धि कर रहे हैं। अगर जहाँ पर एक मात्रा है वहाँ पर आपको वृद्धि करना है, चाहे वो ए हो चाहे वो आई की मात्रा हो, आप दो कर दोगे उसको। ठीक, मम औषधि, मम औषधि। नव औषधि, नवौषधि। विद्या औचित्यम, अब देखो ओ भी आ सकता है और औ भी आएगा, दोनों चीज आएंगी तो बनेगा मगर औ की मात्रा, तो विद्योचित्यम। आत्म औत्सुक्यम, तो यहाँ पे आ है, छोटा आ है, यहाँ पे औ है, तो बन जाएगा क्या, आत्मौत्सुक्यम। समझ में आ गया। हमने आपको बहुत इजी वे में आपको ये चीज़ें बताई हैं कि संधि कैसे करनी है। ठीक है, अब हमने क्या कर लिया है, यहाँ पर अभी तक कितनी संधियाँ पढ़ ली हैं, स्वर संधि के 3 वेद हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने पहले पढ़ा है दीर्घ स्वर संधि, मतलब जो भी दीर्घ है, जो भी छोटा हो चाहे बड़ा हो वो कैसा हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, ये हमने यहाँ पर पढ़ा है। फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा था गुण संधि। गुण संधि में हमने आपको बताया कि जहाँ पर भी ए की मात्रा आ जाए तो वो गुण में हो जाता है, आ और ई मिलके ए बनाते हैं, है ना, और आ और ऊ मिलके ओ बनाते हैं। दोनों चीज़ हमें, दोनों में मात्राएं कौन सी चाहिए, हमको एक एक मात्रा चाहिए। ठीक है, ये हमने गुण संधि समझ ली। फिर हमने पढ़ी है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का नियम क्या कहता है कि जहाँ पर भी मात्राओं में वृद्धि हो जाए वो वृद्धि संधि कहलाती है, मतलब मात्रा एक की जहाँ दो हो जाए तो वृद्धि होती है। तो हमको ये पता है कि आ और ए मिलके आई की मात्रा बनाते हैं, और औ की मात्रा कैसे बनती है, तो आ और ऊ और आ और औ मिलके औ की मात्रा बनाती है। ठीक है ना, इतना आपको अभी यह संधि, इतनी 3 संधि आपको यहाँ पर समझनी थी। इसके बाद की जो संधि बची है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि आप इकट्ठा सबको समझ लोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि हमको क्या पढ़ना है। ठीक है, ये समझ में आ गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।